Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss Guyton chapter number 34 which is granulocytes and monocytes. सबसे पहले पैराग्राफ में वाइट ब्लड सेल्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किए गए हैं. नंबर 1, दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय फैगोसाइटोसिस, एंड नंबर 2, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड सेंसिटाइज लिम्फोसाइट्स विच डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग पैथोजेंस. नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इज जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स की दो टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स वो ल्यूकोसाइट्स होंगे जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होगा, और ए ग्रेनुलोसाइट्स वो ल्यूकोसाइट्स होंगे जिनका साइटोप्लाज्म ए ग्रेनुलर होगा, मींस ग्रेनुलर नहीं होगा. ग्रेनुलोसाइट्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, बेसोफिल, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल. एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स की दो टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स की एक खास बात यह भी है कि इनका न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होगा, मींस इट विल बी ऑफ डिफरेंट शेप. नाउ वी विल टॉक अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल 62% होते हैं, यूसिनोफिल 2.3% होते हैं, बेसोफिल 0.4%, मोनोसाइट्स 5.3% और लिम्फोसाइट 30% होंगे. मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स बोथ आर ए ग्रेनुलोसाइट्स, एंड न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल आर ग्रेनुलोसाइट्स एंड दे आर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स की सिंथेसिस. हमें पता है कि तमाम ब्लड सेल्स मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से बनते हैं. मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिफरेंशिएट होते हैं इनटू अ नंबर ऑफ टाइप्स, और अल्टीमेटली डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे, जो कि हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. द इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस्ड हियर इज साइट ऑफ जेनेसिस ऑफ WBCs. सो ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स बोन मैरो में डिवेल्प होंगे. लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स हमारे लिम्फ ग्लैंड्स में, स्प्लीन में, थाइमस में, टॉन्सिल्स में, और बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर लिम्फोइड टिश्यूज़ या लिम्फोइड नोड्यूल्स मौजूद हैं तो वहाँ हमारे लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स डिवेल्प होंगे. सेकेंड थिंग डिस्कस्ड हियर इज़ स्टोरेज ऑफ WBCs. जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो लिम्फोइड टिश्यूज़ में ही स्टोर होंगे, जबकि बाकी WBCs यानी लिम्फोसाइट्स हमारी बोन मैरो में स्टोर होंगे. और बोन मैरो में WBCs इतने स्टोर्ड होंगे कि दे कैन परसू 6 days सप्लाई ऑफ WBCs. नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइफ स्पेन ऑफ WBCs. डिफरेंट WBCs का डिफरेंट लाइफ स्पेन होगा. ग्रेनुलोसाइट्स ब्लड में एंटर होने के बाद 4 to 8 आवर्स तक ब्लड में रहेंगे और उसके बाद टिश्यूज़ में एंटर होंगे. टिश्यू में एंटर होने के बाद दे विल सर्वाइव 4 to 5 days. इसी तरह मोनोसाइट्स 10 to 20 आवर्स तक ब्लड में रहेंगे और ब्लड के बाद वो टिश्यू में एंटर होंगे, एंड दे विल स्टे इन टिश्यूज़ फॉर सम डेज टू सम मंथ्स. इसी तरह लिम्फोसाइट्स पहले लिम्फोइड टिश्यूज़ से ब्लड में एंटर होंगे और ब्लड में एंटर होने के बाद दोबारा लिम्फोइड टिश्यूज़ में एंटर होंगे. इनका लाइफ स्पेन डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होगा, एंड इट वेरीज फ्रॉम फ्यू आवर्स टू सेवरल मंथ्स. Now our major topic is neutrophil and macrophages, how they take part in defense of our body. न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस दोनों फैगोसाइट्स हैं जो कि फॉरेन इन्वेडर्स को, किसी भी पैथोजन को, बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन को इनगल्फ करेंगे और डाइजेस्ट कर देंगे. इन दिस वे दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी. सो फर्स्ट थिंग डिस्कस्ड हियर इज डायपिडीसिस. डायपिडीसिस क्या है? किसी भी वाइट ब्लड सेल का ब्लड से टिश्यू में एंटर होना डायपिडीसिस कहलाएगा. एंड हाउ दिस इज़ हैपेंड, जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान कुछ स्पेसेस होंगे और उन स्पेसेस के थ्रू WBCs ब्लड से टिश्यू में एंटर होंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं डायपिडीसिस. द नेक्स्ट थिंग इज़ मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. अब जब वाइट ब्लड सेल्स ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू में एंटर हो गए हैं तो टिश्यू में वो अमेबॉइड मूवमेंट करेंगे और साइट ऑफ एक्शन की तरफ मूव करेंगे. सो द मूवमेंट टेक प्लेस बाय WBCs इज अमेबॉइड मूवमेंट एंड इट्स वेलोसिटी इज 40 micrometer per minute.
Next thing discussed here is white blood cells, how they are attracted toward the inflamed tissues. जब भी बॉडी के किसी पार्ट में इन्फ्लेमेशन होगी तो WBCs उसकी तरफ मूव करेंगे, एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन इज कीमोटैक्सिस. Chemotaxis mean movement of white blood cell toward any chemical signal. This is also called positive Then white blood cells are attracted to inflamed tissue. Then white blood cells are attracted toward a inflamed tissue. Inflamed tissue different केमिकल्स रिलीज़ करेंगे और उन केमिकल सिग्नल को रिस्पॉन्स करते हुए वाइट ब्लड सेल्स उनकी तरफ मूव करेंगे. सो मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल सिग्नल फ्रॉम इन्फ्लेम टिश्यू इज़ कीमोटैक्सिक. तो वो केमिकल्स कौन कौन से होंगे, किस किस तरह के होंगे, वो डिस्कस हुए हैं. दे कैन बी सम बैक्टीरियल और वायरल टॉक्सिन. दे कैन बी डिजेनरेटिव प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेम टिश्यू एंड दे कैन बी अ कम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स. कम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स क्या है वो हम चैप्टर 35 में डिटेल से डिस्कस करेंगे. दे आर प्रोड्यूस्ड. नाउ वी विल डिस्कस फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई फैगोसाइट यानी न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज किसी फॉरेन सब्सटेंस को इनगल्फ करेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा. आगे हमारे पास 3 पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी फैगोसाइटोसिस से महफूज रहती है. मींस हमारे फैगोसाइट्स हमारी बॉडी के अपनी टिश्यूज़ पर एक्ट नहीं करते और उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करते. नंबर 1, हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं वो स्मूथ हैं और फैगोसाइटोसिस मोस्टली रफ़ सरफेसिस पे होती है. जब कोई सरफेस रफ़ होगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फैगोसाइट्स उन पर एक्ट करेंगे और उन्हें डैमेज करेंगे. तो हमारे मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी आर स्मूथ, जिसकी वजह से वो फैगोसाइटोसिस से महफूज रहते हैं. नंबर 2 इज़ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड्स. हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं और जितने भी बॉडी सब्सटेंसेस हैं उनके अराउंड प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड्स होते हैं, जिनकी वजह से फैगोसाइट्स उन पर एक्ट नहीं करते और इस वजह से वो फैगोसाइटोसिस से महफूज रहते हैं. नंबर 3 इज़ आवर इम्यून सिस्टम. जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा तो बैक्टीरिया के रिस्पॉन्स में हमारे बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेंगे. दीज एंटीबॉडीज़ विल कंबाइन विद बैक्टीरिया. अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हमारे फैगोसाइट्स यानी मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल उन एंटीबॉडीज़ के साथ कंबाइन करेंगे और उसे इनगल्फ कर लेंगे. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एंटीबॉडीज़ फर्दर हमारे C3 प्रोडक्ट यानी कम्प्लीमेंट सिस्टम का जो C3 प्रोडक्ट है उसके साथ कंबाइन करेगी और देन हमारे फैगोसाइट्स उसे इनगल्फ करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे. और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन. सो दिस प्रोसेस कंटेन combination adherence of antibodies with bacteria and then engulfing of this antibody bacterial complex by phagocytosis. This is a very selective process जिसके थ्रू एक फैगोसाइट सेलेक्टिवली एक ख़ास बैक्टीरिया पर ही एक्ट करेगा और उसे इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करेगा. और इस सेलेक्टिव प्रोसेस को जिसके थ्रू एक पैथोजन की फैगोसाइटोसिस होती है इसे ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट थिंग डिस्कस्ड हियर इज़ फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल. जब न्यूट्रोफिल ब्लड से टिश्यू में एंटर हो गया तो टिश्यू में वो फॉरेन सब्सटेंस के पास जाएगा और ज़ूडोपोडिया प्रोजेक्ट करेगा. ज़ूडोपोडिया बेसिकली साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हैं जो कि फॉरेन सब्सटेंस को सराउंड करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली आपस में मिल जाएंगे और कंप्लीटली फॉरेन सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेंगे. लेटर इट इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल. सो एक न्यूट्रोफिल 3 to 20 बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की एबिलिटी रखता है. नेक्स्ट थिंग इज़ फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजिस. मैक्रोफेजिस लार्जर सेल्स होते हैं एंड दे हैव एबिलिटी टू इंजेस्ट 100 बैक्टीरिया एट वंस और इवन दे कैन इंजेस्ट. नेक्स्ट थिंग डिस्कस्ड हियर इज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फैगोसाइटाइज्ड पार्टिकल. तो हमारे सेल्स में लाइसोसोम्स हैं
विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से फेगोसाइटाइज्ड माइक्रोब्स की डाइजेशन होगी। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एक माइक्रोब एक एंटीबॉडी के साथ कंबाइन होगा और फिर एंटीबॉडी हमारे मैक्रोफेजेस पे मौजूद रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करेगी, ज़ूडोपोडिया प्रोजेक्ट होगा और अल्टीमेटली ये कम्प्लीटली इनगल्फ हो जाएगा और एक फेगोसोम बन जाएगा। इसके बाद हमारे मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स में मौजूद लाइसोसोम्स इस फेगोसोम के साथ फ्यूज़ करेंगे और अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें रिलीज़ कर देंगे। जब ये एंजाइम्स इनमें आ जाएंगे तो इनकी डाइजेशन हो जाएगी और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग वी डिस्कस is neutrophil and macrophages can kill bacteria. Next thing we will discuss is ability of neutrophils and macrophages to kill bacteria. तो neutrophils और macrophages में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू वो बैक्टीरिया को किल करते हैं? We will discuss them one by one. तो उनमें कुछ बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स होते हैं। बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स मीन बैक्टीरिया किलिंग एजेंट्स। नंबर 1 इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस में पेरोक्सिसोम होंगे जो कि इनकी ऑक्सीडेशन कर देंगे बैक्टीरिया की और उन्हें किल कर देंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगी जो कि उनकी ऑक्सीडेशन करेगी। इसके अलावा सुपर ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्सिल आइंस होंगे। ये वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि माइक्रोब्स की ऑक्सीडेशन करके उन्हें किल कर देंगे। इसके अलावा कुछ और सर्टेन एंजाइम है जैसे माइलोपेरोक्सीडेज जो कि हाइपोक्लोराइट आयन बनाएगा और हाइपोक्लोराइट भी ऑक्सीडेशन करके बैक्टीरिया को या किसी और माइक्रोब को किल कर देंगे। नाउ वी विल डिस्कस मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल सिस्टम विच इज़ आल्सो कॉल्ड रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम। दिस सिस्टम कंटेन 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज़ मोनोसाइट। आई हैव पॉइंटेड आउट हियर। मोनोसाइट प्राइमरी मैक्रोफेजेस होंगे जो कि ब्लड में मौजूद होंगे और जब ज़रूरत होगी तो वो ब्लड से टिश्यूज़ में डायपिटीसिस के थ्रू एंटर होंगे और मैच्योर होंगे। इनका साइज़ 5 टाइम इंक्रीज़ करेगा एंड देन दे विल टर्न इनटू मैक्रोफेजेस। इन दिस वे मोनोसाइट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। इसके अलावा फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होंगे और मोबाइल मैक्रोफेजेस होंगे। दिस बोथ आर लोकलाइज्ड मैक्रोफेजेस जो कि किसी भी टिश्यू में हमेशा से मौजूद होंगे और फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि फिक्स्ड मैक्रोफेजेस do not have ability to move, while mobile macrophages have ability to move. They carry out amoeboid movement. And number 4 are specialized endothelial cells of spleen, liver and lymphoid tissues. जो spleen है, liver और lymphoid tissues हैं, इनके endothelial cells specialized होंगे and they have ability to perform phagocytic activity. So these 4 things are component of reticuloendothelial system. Now we will talk about localized macrophages. हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में लोकलाइज्ड मैक्रोफेजेस मौजूद होंगे। इसी तरह हमारी स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में जो मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड हिस्टियोसाइट्स। हमारी स्किन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन से एक्सपोज होगी इसलिए वहाँ मैक्रोफेजेस होना बहुत ज़रूरी है। सो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ आर हिस्टियोसाइट्स एंड दे डिवाइड इन सिचू। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट देम that macrophages are not coming from blood, they divide in situ means जो localized macrophages होंगे वो डिवाइड करेंगे और उससे नए मैक्रोफेजेस बनेंगे। सो सोर्स ऑफ मैक्रोफेज इज़ नॉट ब्लड। मोनोसाइट ब्लड से एंटर नहीं हो रहा स्किन के सबक्यूटेनियस टिश्यूज में बल्कि लोकलाइज्ड मैक्रोफेजेस ही डिवाइड होके नए मैक्रोफेजेस बना रही हैं। इसके बाद हमारे पास है मैक्रोफेजेस इन लिम्फ नोड्स। अगर कोई मैक्रोफेज हमारे लिम्फ में एंटर हो जाए तो वो लिम्फ के थ्रू हमारे लिम्फ नोड्स में एंटर होगा और लिम्फ नोड में मैक्रोफेजेस मौजूद होंगे जो कि उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर हम हिस्टोलॉजी में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं कि लिम्फ एफरेंट लिम्फेटिक्स के थ्रू लिम्फ नोड में एंटर होगा और मैक्रोफेज अगर लिम्फ में मौजूद है तो वो एफरेंट लिम्फेटिक्स के थ्रू लिम्फ नोड में आएगा। लिम्फ नोड में हमारे पास मैक्रोफेजेस मौजूद होंगे जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद लिम्फ एफरेंट लिम्फेटिक्स के थ्रू लिम्फ नोड से चला जाएगा।
इसके बाद हम देख लेते हैं एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस इन लंग्स। हमें पता है कि लंग्स भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से एक्सपोज होता है, बहुत ज़्यादा फॉरेन मटेरियल्स लंग्स के थ्रू एंटर होते हैं, तो हमारे लंग्स में भी मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, लोकलाइज्ड मैक्रोफेजेस, जो कि उन फॉरेन सब्सटेंसेस को फेगोसाइटोस करेंगे और किल कर देंगे। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास टीबी के केस में मिलती है। जब ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई हमारे लंग्स में एंटर होता है तो लोकलाइज्ड एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस उसको इनगल्फ करते हैं, फेगोसाइटोस करते हैं, डाइजेशन करते हैं और उसके अराउंड एक कैप्सूल बना देते हैं जिसे हम कहते हैं जॉइंट सेल कैप्सूल। बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस बेसिलाई बहुत बड़ा होता है तो उसकी कंप्लीट डाइजेशन ऑन द स्पॉट नहीं होती, तो सबसे पहले एक जॉइंट सेल कैप्सूल बनेगा और उसके बाद उसकी स्लोली डाइजेशन होगी। नेक्स्ट थिंग इज़ मैक्रोफेजेस इन लिवर साइनोसॉइड्स। लिवर साइनोसॉइड नेक्स्ट इज़ मैक्रोफेजेस इन लिवर साइनोसॉइड्स। लिवर साइनोसॉइड्स में जो मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं उन्हें कूफर सेल्स कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कोई मैक्रोफेज हमारे जीआईटी में एंटर हुआ है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, तो वो जीआईटी से पोर्टल वेनस सिस्टम के थ्रू लिवर में जाएगा और लिवर में हमारे लोकलाइज्ड मैक्रोफेजेस मौजूद होंगे विच आर कूफर सेल्स, जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारी बोन मैरो और स्प्लीन में भी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया या फॉरेन इन्वेडर ब्लड में एंटर हो गया तो वो ब्लड से स्प्लीन में जाएगा और स्प्लीन और बोन मैरो में मौजूद मैक्रोफेजेस उसको फेगोसाइटाइज करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। स्किन के लिए जो हमारे लिम्फोसाइट्स होंगे वो हिस्टियोसाइट्स होंगे। हमारी लिम्फ के लिए जो मैक्रोफेजेस होंगे वो लिम्फ नोड्स में मौजूद होंगे। हमारे लंग्स में अगर कोई बैक्टीरिया या इन्वेडर आता है तो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस उसे टैकल करेंगे। हमारे जीआईटी में अगर कोई फॉरेन इन्वेडर आता है तो वो लिवर में मौजूद मैक्रोफेजेस के ज़रिए डिस्ट्रॉय होगा। और अगर कोई फॉरेन इन्वेडर लाइक बैक्टीरिया हमारी सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है, स्प्लीन और बोन मैरो में मौजूद मैक्रोफेजेस उसे डील करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्प्लीन की सर्कुलेशन डिस्कस हुई है। सबसे पहले ब्लड स्मॉल आर्टरी के थ्रू स्प्लीन में एंटर होगा, देन दिस आर्टरी विल बी डिवाइड अल्टीमेटली इनटू कैपिलरीज। कैपिलरीज स्प्लीन में बहुत पोरस होंगी और ब्लड स्प्लीन की रेड पल्प में ड्रेन हो जाएगा। रेड पल्प में ट्रेबिकुली मौजूद होते हैं विच आर इनकम्प्लीट सेप्टास एंड दीज ट्रेबिकुली आर वॉल्ड बाय मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। तो जब कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन इन्वेडर अगर ब्लड में मौजूद है तो वो इन फेगोसाइट्स के थ्रू इनगल्फ होगा और फेगोसाइटाइज होगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड नाउ रेस्ट ऑफ द ब्लड विल बी ड्रेन्ड इनटू वेनस साइनस and ultimately into splenic vein. Like, comment and subscribe my channel. Thank you.